हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बताता है? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने की या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बहुत ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके के होते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पोटेंशियल को या उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर हमने बात करी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के या इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस केस में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों में रिलेशन क्या होता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इक्वल होता है माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है, या हम कहें साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इलेक्ट्रोड है और इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका जो पोटेंशियल है, मान लीजिए वैल्यू 1 आ रही है, मान लीजिए वैल्यू क्या आ रही है 1, तो इसका जो पोटेंशियल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसके पोटेंशियल को मैं कहूँगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ रहा है? 1। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है तो मैं कहूँगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? -1। बात समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल में बताना चाहता हूँ तो वही वैल्यू रखनी है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे मान लीजिए कि इस पे रिडक्शन हो रहा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है +1, तो अगर कोई इससे मुझसे पूछे कि भाई इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा तो मैं क्या कहूँगा? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा -1। तो ये तो थी बात सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। अब अगर कोई पूछे कि भाई अकेला इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रोड जो है क्या इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। अकेला इलेक्ट्रोड ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है, कोई सेल रिएक्शन ही नहीं हो रही है, हाफ सेल रिएक्शन अपने आप में नहीं होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन तब लिए जाएंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा, या इलेक्ट्रॉन तब दिए जाएंगे जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन कब होती है? जब सेल कंप्लीट होता है। ठीक है, सेल कब कंप्लीट होगा? जब 2 इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होंगे, एक एनोड की तरह बिहेव करेगा और एक कैथोड की तरह बिहेव करेगा। कोई भी इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करे, एनोड की तरह करे या कैथोड की तरह करे, ये कब डिसाइड होता है? जब साथ वाला इलेक्ट्रोड डिसाइड होता है। मतलब जब 2 इलेक्ट्रोड आप सिलेक्ट करते हो तब डिसाइड होता है कि उनमें से एनोड की तरह कौन बिहेव करेगा और कैथोड की तरह कौन बिहेव करेगा, और ये डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले कैसे? क्यों? क्योंकि अकेले इलेक्ट्रोड पे क्योंकि कोई रिएक्शन हो नहीं रही है तो उसका पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है जब तक आप सेल नहीं बना लेते। अब देखिए, सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल का पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। इस पे बहुत न्यूमेरिकल भी आते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मैंने यहाँ लिख रखा है कि सेल का जो पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, ई नॉट सेल, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ई नॉट सेल जो है, मतलब जो आपके सेल है, गैल्वेनिक सेल या आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कह सकते हैं, उसका अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, ईएमएफ निकालना है या पोटेंशियल निकालना है, सेल पोटेंशियल, तो ई नॉट सेल बराबर क्या दे रखा है? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। एक फॉर्मूला तो ये है, ई नॉट सेल बराबर क्या दे रखा है? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब ये राइट और लेफ्ट क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन जब मैंने आपको बताया था डेनियल सेल का,
तो मैंने आपको बताया था अलोन से आप याद कर सकते हो, ए से एनोड, एल से लेफ्ट हैंड साइड, ओ से ऑक्सीडेशन, एन से नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड जो होता है वो कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट लेफ्ट, लेफ्ट पे क्या है, एनोड है, तो इसी फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हो, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये दोनों तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये आपसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सेल का पोटेंशियल क्या होगा। वो 2 इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दे देंगे, आपको सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो ई नॉट सेल आपको पता चल गया, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, और ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, जब इलेक्ट्रोड्स के कौन से पोटेंशियल दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं तो वहां पर साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है, चेंज। यहां पर मैंने आपको बता रखा है रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर आप फॉर्मूले में रिडक्शन पोटेंशियल की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहां पर आप सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हो, कब, जब आपको दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पता हो। लेकिन अब हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिसाइड करें कैसे, कि भाई कौन से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा कि एक इलेक्ट्रोड ऐसा लिया जिसका पोटेंशियल हमने 0 मान लिया। क्या कर लिया, 0 मान लिया जी। अब मान लीजिए कि ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, राइट और लेफ्ट, और मैं ऐसे सिंपल सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, मान लो लेफ्ट को 0 मान लिया। अब अगर मैंने लेफ्ट को 0 मान लिया तो जो सेल का पोटेंशियल है जिसको आप मेजर कर सकते हो वो किसके बराबर आ गया, ई नॉट राइट के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल का पोटेंशियल तो आप मेजर कर ही सकते हो एक्सपेरिमेंटली, और अगर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको पता हो तो आप दूसरे का निकाल सकते हो, लेकिन अकेले इलेक्ट्रोड का आप निकाल नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने अपनी इच्छा से आर्बिट्रेरीली या हमने अज्यूम करके 0 मान लिया, और वो इलेक्ट्रोड कौन सा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने क्या माना कि इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0। अब देखिए इसका एक्चुअल में पोटेंशियल 0 होता है ऐसा नहीं है, हमने इसका पोटेंशियल 0 मान लिया, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उन सब के पोटेंशियल हमने इसके अकॉर्डिंग माने कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर 0 है तो इसके रेफरेंस में बाकी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना आएगा। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है जिससे आप दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हो या मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हमने इसका पोटेंशियल 0 माना है, और 0 का एग्जाम में पूछते हैं कि भाई इसका पोटेंशियल कितना है, 0 है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 है, केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 नहीं है। दोनों में फर्क है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अलग चीज है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अलग चीज है, कंडीशन का फर्क है। तो 0 किसका है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो नोटेशन है या जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है कि यहाँ पर मेन बात यह है कि प्लेटिनम, हाइड्रोजन और H+। मेन बात यह कि स्टैंडर्ड की कंडीशन क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है उसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, और जो H+ आयन है उसकी एक्टिविटी कितनी है, 1। ये स्टैंडर्ड की कंडीशन है, और साथ में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो 0 है। दूसरा ये है कि इसके 0 का कारण क्या है, 0 का कारण कुछ नहीं है, हमने मान लिया है, अज्यूम कर लिया है, ताकि हम बाकी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकें। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड या प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। दूसरी बात ये गैस इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। तीसरी बात ये है कि ये pH मेजरमेंट में काम आता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, pH मेजरमेंट वाला एग्जाम में पूछते हैं। इसके बाद आगे दे रखा है साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप सीरीज देखोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आप देखोगे कि कुछ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल प्लस में दे रखा है और कुछ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस में दे रखा है। तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं या कैसे हमने डिसाइड किया, तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम पढ़ेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल के सेंस में। तो एक तो आपको चीज़ समझ में आ गई कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है, जिस पे रिडक्शन होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन अगर हम दोनों को साथ में लेके पढ़ेंगे तो हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो हमने
प्रायोरिटी किसको दी या प्रेफरेंस किसको दी, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो जो भी हम डेटा पढ़ते हैं पोटेंशियल का, वो हम रिडक्शन पोटेंशियल के सेंस में पढ़ते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है उसका पोटेंशियल तो प्लस में है, और जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका पोटेंशियल माइनस में है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन हम उसको किस में ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में था उसको जब हमने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करा तो वो क्या हो गया, माइनस में। तो हमने एक चीज क्या देखी कि अगर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो साइन नेगेटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के लिए साइन डिसाइड कब होगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रोड कौन सा डिसाइड करा है, सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये जिंक इलेक्ट्रोड है और उसका हमने सेल बनाया किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो जब हमने जिंक का सेल बनाया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो हमने देखा कि जिंक जो इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए यहां पर इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमने क्या देखा कि अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के कंपैरिजन में या तुलना करने पर अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। वहीं पर अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कॉपर का, तो हमने क्या देखा कि जब आप कॉपर का इलेक्ट्रोड लेकर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सेल बनाते हैं तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। तो हमने सिंपल सा ये देखा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सेल बनाने पर अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो ये थी बात सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब देखिए यहां पर ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्राइमरी रेफरेंस मान के, मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान के, हमने बाकी सारे जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उन सब का पोटेंशियल निकाल लिया और उनको अरेंज कर दिया एक ऑर्डर में, और उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या बताती है कि जितने भी आपके इलेक्ट्रोड्स हैं नॉर्मली जो बनते हैं या जो पॉसिबल है या जो दे रखे नॉर्मली बुक्स में, उनको हमने एक ऑर्डर में अरेंज करा और उसको हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए यहाँ पर मैंने एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं लिए, केवल कुछ एग्जाम्पल लिए, और ये भी यहाँ पर केवल एलिमेंट शो है, एक्चुअल में इलेक्ट्रोड शो नहीं है। देखिए एलिमेंट में और इलेक्ट्रोड में फ़र्क होता है। जैसे मैंने यहाँ केवल Li लिख रखा है, इसका मतलब लिथियम है, लेकिन जब मैं एक्चुअल में उसका इलेक्ट्रोड की बात करूँगा तो वो मेटल आयन इलेक्ट्रोड होगा। तो उसके लिए मैं जो है डिस्क्रिप्शन में जो है उसका जो PDF है वो शेयर कर दूंगा ताकि आपको एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल जाए। केवल कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लिथियम लिखा हुआ मतलब लिथियम का इलेक्ट्रोड, ठीक है, पोटेशियम लिखा हुआ मतलब पोटेशियम का इलेक्ट्रोड। तो हमने क्या करा, जितने भी इलेक्ट्रोड्स थे, बहुत जो कॉमन है सबसे वो मैंने यहाँ लिखे हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं, मैं वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर हमने क्या करा, अरेंज कर लिया पोटेंशियल के सेंस में। तो ये जो पोटेंशियल लिखा हुआ है ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि ये जो सीरीज मैंने लिखी है ये रिडक्शन पोटेंशियल के सेंस में लिखी है। इसका अंदर ये जो पोटेंशियल लिखा हुआ है ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैंने क्या करा, जितने भी इलेक्ट्रोड्स थे उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला और उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब जब आप इस सीरीज को देखोगे तो आप ये देखोगे ऊपर वाली वैल्यू जो है माइनस में चल रही है और नीचे वाली वैल्यू किस में चल रही है, प्लस में, और यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, 0, जो कि बता रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। किसको बता रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। हालांकि ये जितने भी पोटेंशियल लिखे हुए सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये हमने नंस्ट इक्वेशन में पढ़ा था, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में दे रखे हैं। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका तो साइन आता है माइनस में, और जिस पे रिडक्शन हो रहा है उसका साइन आता है प्लस में। ये चीज़ हमने पढ़ ली थी, ठीक है। हमने क्या देखा, जिस पर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है वो माइनस में आ रहा है और जिस पे रिडक्शन हो रहा है वो प्लस में आ रहा है। तो ये आपके आ गई
पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये आ गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये हमारे लिए कैसे काम की है, कैसे हेल्पफुल है, इससे हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर मैं यहाँ देखूँ रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है नीचे वाला, यहाँ पर रिडक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है या जो पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिडक्शन होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब जो फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड है, उसके रिडक्शन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होगा। अब अगर मैं बात करूं रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम कहां पर है, तो वो यहां पर है। अब रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम का अगर मैं उल्टा करूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन की टेंडेंसी है, और रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी किसकी हो गई, लिथियम की। तो यहाँ पर जब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऊपर जो है ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज़्यादा है और नीचे जो है वो रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा कि अगर जब हम इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो जो भी आप सेल बनाने में दो इलेक्ट्रोड लोगे तो एक उनमें से ऊपर होगा और एक नीचे होगा। ऊपर नीचे मत का सेंस ये है कि पूरी सीरीज में आपको देखना है कि जो दो इलेक्ट्रोड लिए वो मान लीजिए ऐसे हैं, तो एक इलेक्ट्रोड ऊपर है और एक इलेक्ट्रोड नीचे है। तो जो इलेक्ट्रोड ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन होगा और जो इलेक्ट्रोड नीचे है उसका क्या होगा, रिडक्शन। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी लिथियम की है और सबसे ज़्यादा रिडक्शन की टेंडेंसी किसकी है, फ्लोरीन की। अब यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ आपको बता दूँ कि हाइड्रोजन जो है 0 है। इसके अलावा जो जो चीज़ काम की है, आयरन, जिंक आपके डेनियल सेल में आता है, कॉपर आपके डेनियल सेल में आता है। इसके अलावा आयरन भी आप देख सकते हैं कि आयरन की वैल्यू क्या है, और भी आपके काफ़ी सारे दे रखे हैं, ठीक है। ये सारे आप देख लेना, डेनियल सेल में इसकी वैल्यू ही आ जाती है। तो ये तो आप याद भी कर सकते हो, याद हो जाएगी आपको। अब एक जब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे प्लस 0.34 है और जिंक की है माइनस 0.76, आयरन की 0.44 है माइनस में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या है, इससे आप क्या क्या समझ सकते हो, तो देखिए पॉइंट वाइज मैंने लिख रखा है। सबसे पहले दे रखा है मेटल्स रिएक्टिविटी। देखिए अगर आपसे कोई पूछे मेटल क्या होता है, तो छोटी क्लास में आप पढ़ते थे कि भाई मेटल हार्ड होता है, उसमें आवाज़ आती है, मेलेबिलिटी होती है, डक्टेबिलिटी होती है, ये सब छोटी बातें हैं या फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। अगर केमिकल बिहेवियर की हम बात करें मेटल की, अगर आप मेटल को डिफाइन करना चाहते हो केमिकली, तो हम सिंपल सा ये कहेंगे कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे उसको हम मेटल कहते हैं, जो ईजिली क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो यहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, जो आसानी से ऑक्सीडेशन शो करेगा। ऑक्सीडेशन कौन शो कर रहा है, यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, मेटल रिएक्टिविटी का सेंस का मतलब क्या है कि कौन सा अच्छा मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा मेटल जो है ज़्यादा अच्छा मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करें, जब मेटल की रिएक्टिविटी की बात आ रही है तो आप क्या कहेंगे कि जो जितना टॉप पर है वो उतना ही अच्छा मेटल है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सीरीज में जो जितना ऊपर है वो उतना अच्छा मेटल है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा है। तो इस सीरीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो लिथियम टॉप पर आ रहा है, मतलब लिथियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है, हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है कि जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का सेंस कहें या आयोनाइजेशन पोटेंशियल का सेंस कहें, तो हम ये देखते हैं कि लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखना कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी होती है, और जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पर आइसोलेटेड एटम काम में नहीं आते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है
कंफ्यूज नहीं होना, मिक्स नहीं करना है। तो यहाँ पर लिथियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और उसके बाद नीचे जितने भी मेटल आ रहे हैं उनकी रिएक्टिविटी कम है। तो यहाँ पर हम रिएक्टिविटी कैसे सेंस, अगर मेटल में रिएक्टिविटी की तुलना करनी है तो आप केवल इतना ध्यान रखना कि जो मेटल ऊपर आ रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव और जो मेटल नीचे आ रहा है वो कम रिएक्टिव। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि जिंक में और आयरन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो आप देखेंगे कि भाई जिंक और आयरन में ऊपर कौन आ रहा है, जिंक, और नीचे कौन आ रहा है, आयरन। इसका मतलब आप क्या कहोगे, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, आयरन की तुलना में। तो एक बाद में आपके आएगा गैल्वेनाइजेशन, एक कंसेप्ट होता है। गैल्वेनाइजेशन कंसेप्ट क्या है कि आयरन को जंग से बचाने के लिए, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन का कंसेप्ट आता है। गैल्वेनाइजेशन में आप क्या करते हो, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हो। तो जिंक की कोटिंग करने से होता क्या है, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए जिंक पहले रिएक्ट करेगा। तो लोहे पर हम जंग को बचा सकते हैं गैल्वेनाइजेशन से। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या था कि आपने आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी। क्वेश्चन आता है कि भाई गैल्वेनाइजेशन में आप कर क्या रहे हो, आयरन पर जिंक की कोटिंग कर रहे हो। फिर पूछते हैं क्यों कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किसकी तुलना में, आयरन की तुलना में। तो अब आप क्या कह सकते हो, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन की तुलना में कम है, या फिर आप कह सकते हो कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन से क्या है, ज़्यादा है। कैसे भी आप पूछ सकता है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ एप्लीकेशन। तो आपने क्या देखा, जो मेटल ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो मेटल नीचे है वो कम रिएक्टिव है। मेटल इन द सेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज करे। जैसे डीएनएल सेल का एग्जांपल लेते हैं, एक जिंक लेते हैं हम और एक कॉपर लेते हैं। तो अब देखिए ऊपर कौन आ रहा है, जिंक या कॉपर, ऊपर आ रहा है जिंक। तो जिंक ऊपर आ रहा है मतलब वो मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, अच्छे मेटल की तरह। तो जिंक पर ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रोड है उस पर क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, तो ये हमने बात करी मेटल की रिएक्टिविटी की। अब नॉन मेटल में उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटल में उल्टा क्या हो जाएगा कि मेटल अच्छा वो है जो इलेक्ट्रॉन त्याग दे। नॉन मेटल के लिए हम उल्टा कर देते हैं, नॉन मेटल अच्छा वो है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन जो कि ऊपर आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब होता है रिडक्शन जो कि नीचे आ रहा है। तो अगर हम नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखेंगे तो जो जितना नीचे आएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे कौन आ रहा है, फ्लोरीन। तो नॉन मेटल की जब हम बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि मेटल की रिएक्टिविटी किस में ज़्यादा है, टॉप पर, और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी किस में ज़्यादा है, बॉटम पर। तो अगर आपको तुलना करनी है कि भाई कौन से नॉन मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा और किसकी कम है, तो आप क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन और क्लोरीन की तुलना करनी है, तो फ्लोरीन नीचे है और क्लोरीन ऊपर है। तो अब यहाँ पर मेटल वाला कंसेप्ट नहीं लगाना कि ऊपर वाले की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। मेटल के लिए अलग कंसेप्ट है, नॉन मेटल के लिए अलग कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो मेटल अच्छा वो है या जो ज़्यादा रिएक्टिव है जो ऊपर आ रहा है, नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव वो है जो नीचे आ रहा है। तो अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन में तुलना करूँ तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन मेटल की रिएक्टिविटी में ज़्यादा किसकी है, जो बॉटम में आ रहा है, ठीक है, फ्लोरीन सबसे नीचे आ रहा है। इसके बाद इसने दे देगा रिप्लेसमेंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आपके आता है। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, एग्जांपल से समझ। जैसे मान लीजिए AgNO3 का सॉल्यूशन है, AgNO3 का क्या है, सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर अगर मैं इसमें सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड डिप करूँ, किसकी रॉड डिप करूँ, कॉपर की, तो उससे क्या होगा। इसका मतलब मैंने क्या करा कि मान लीजिए ये AgNO3 का सॉल्यूशन है, उसमें मैंने कॉपर की रॉड डिप करी। तो AgNO3 के सॉल्यूशन में क्या है कि एक तो Ag प्लस आयन है और NO3 माइनस आयन है, ठीक है। अब यहाँ पर जब कॉपर आप डिप रॉड, कॉपर की रॉड जब आप डिप करेंगे तो अब दो मेटल कौन कौन से कंपेयर करने हैं हमको, कॉपर और सिल्वर। Ag सिल्वर है आपके, तो अब आप देखो कॉपर यहाँ पर आ रहा है और सिल्वर यहाँ पर आ रहा है, कॉपर ऊपर आ रहा है और सिल्वर नीचे आ रहा है। इसका मतलब सिल्वर की तुलना में कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव को, मेटल कहें या नॉन मेटल, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिप्लेसमेंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसको आप ऐसे समझो कि जो मेटल ऊपर है वो नीचे वाले मेटल को रिप्लेस कर देगा,
और अगर नॉन मेटल के सेंस में कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा। मेटल क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। तो मेटल के सेंस में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जो ऊपर है, और नॉन मेटल के सेंस में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जो नीचे है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉपर जब आप रॉड डिप करोगे, क्योंकि कॉपर ऊपर आ रहा है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो आपके सॉल्यूशन में से सिल्वर को रिप्लेस करने लग जाएगा। रिप्लेस करने का सेंस क्या है कि कॉपर जो है अब इस सॉल्यूशन में आ जाएगा कॉपर 2+ के फॉर्म में। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के कॉपर आयन बना लिए, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, सिल्वर के पास। तो ये सिल्वर जो है मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जैसे आप कॉपर की रॉड डिप करोगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन में सिल्वर आयन था वो लेस रिएक्टिव और कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर मेटल जो एटम है रॉड में वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो सिल्वर आयन है वो मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो कॉपर 2+ आयन है ये ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्लू। तो AgNO3 का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, ब्लू। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है, सैकड़ों बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भाई AgNO3 में जब कॉपर रॉड डिप करेंगे तो क्या होगा। तो वहाँ पर कई तरीके से लैंग्वेज बनती है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है। ऊपर इन द सेंस उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, नीचे इन द सेंस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। मेटल में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और सिल्वर प्लस जो है उसका क्या होगा, रिडक्शन। और इस वजह से जो सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें कॉपर आयन आ गए, तो वो ब्लू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ETC। बहुत सारे लैंग्वेज से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। फिर भी मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तो थी मेटल की बात कि जो मेटल ऊपर होगा वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल में जो मेटल नीचे है वो ऊपर वाले को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, NaCl का सॉल्यूशन है। और अगर इसमें आप फ्लोरीन गैस फ्लो करेंगे, कौन सी गैस फ्लो करेंगे, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन गैस क्या करेगा, यहां पर से जो Cl- है उसको रिप्लेस कर देगा। मेटल में क्या था, जो ऊपर था वो नीचे वाले को रिप्लेस कर रहा था, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जो नीचे है वो ऊपर वाले को रिप्लेस कर देगा। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि सॉल्यूशन में अभी क्या थे, Na+ Cl- आयन थे। अब क्योंकि फ्लोरीन नीचे आ रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, यहां तो कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा था, फ्लोरीन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। फ्लोरीन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होके क्या बनाएगा, F-। रिड्यूस होके क्या बनाएगा, F-। और ये रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl- से। तो ये Cl- क्या बनाने लग जाएगा, क्लोरीन गैस बनाने लग जाएगा। हालांकि नॉन मेटल वाला इतना एग्जाम में प्रीफर नहीं करते पूछने के लिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो जितना नीचे है नॉन मेटल में उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा है, वो ऊपर वाले को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ सॉल्यूशन में NaCl था, Na+ Cl-, क्योंकि फ्लोरीन नीचे है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो Cl- को रिप्लेस करके Cl2 गैस बना देगा और खुद F- के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछते हैं। ये वाला तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और मैं आपको करवाऊंगा जब सॉल्व करा दूंगा। तो ये हमने बात करी रिप्लेसमेंट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल की। तो अभी हमने किस किस की बात कर ली, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात करी, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल की बात करी, और रिप्लेसमेंट की बात करी। तो अभी हमने केवल इतना सीखा कि जो मेटल जितना ऊपर है ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नॉन मेटल जितना नीचे है उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा, ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस कर देगा। इतना हमने सीख लिया। अब आगे दे रखा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या हो रहा है, कम। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप किसको कह सकते हो, इसको। सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप किसको कह सकते हो, इसको।
सिंपल सी बात है, ठीक है, इस पर कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा। इसके बाद बात आती है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि वो या तो ये पूछे कि निम्न में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या फिर वो पूछे कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लिथियम है, लेकिन उसका रीज़न क्या होगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जो सामने वाले को रिड्यूस करे। तो सामने वाले को रिड्यूस करने का मतलब क्या है, सामने वाला रिड्यूस हो रहा है, मतलब सामने वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो सामने वाला रिड्यूस होगा। तो मैंने मान लीजिए मैंने सामने वाले को रिड्यूस कर दिया, तो सामने वाला रिड्यूस कब हुआ, जब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इसका मतलब मैंने उसको इलेक्ट्रॉन दिए। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही बात, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात आ रही है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की। तो हमने यहाँ देखा कि भाई ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से किसका हो रहा है, लिथियम का। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, लिथियम। सबसे आसानी से रिडक्शन किसका हो रहा है, फ्लोरीन का। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन। समझ आ रही बात, लिथियम तो हो गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लोरीन हो गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक तो आपको यही याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, रीजन पूछता है। अब देखिए यहाँ पर हम वही वाला कन्फ्यूजन आता है कि भाई लिथियम तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ज़्यादा है, और जैसे जैसे सीरीज में नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है। नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं कि भाई लिथियम फिर उसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी सोडियम की है। तो देखिए मेटल की नॉर्मल रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें वो अलग चीज़ है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो अलग चीज़ है। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है आइसोलेटेड गैसियस एटम, उदासीन गैसीय परमाणु का गुण है, जबकि जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम कंप्लीट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन अलग है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम बात करें तो रिएक्शन अलग है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के सेंस में पूछा जा रहा है या आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछा जा रहा है। वो आपको इतना कन्फ्यूज नहीं करेगा, क्वेश्चन आएगा तो हम और देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसका कारण क्या है। कारण यह है कि लिथियम का साइज छोटा होता है, और साइज जितना छोटा होता है आयन का, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने का जो कारण है या जो रीज़न है जो इसको सपोर्ट करता है वो है हाई हाइड्रेशन एनर्जी। वो क्या दे रखा है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीज़न दे रखा है कि लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रीज़न क्या है, हाईएस्ट या हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके सपोर्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि फ्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। अब यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का एक्सेप्शन है, तो ये एग्जाम में अलग से पूछते हैं, इनऑर्गेनिक में पूछते हैं। बता देता हूँ आपको कि अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप सोचेंगे कि भाई जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड वीक हो रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो नॉर्मल अगर आप सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो आप क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी कह सकते हैं। एक्चुअल में ये ऑर्डर सही नहीं है। इसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, और साइज छोटे होने के साथ इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर साइज छोटा है मतलब बहुत पास पास है 2 फ्लोरीन एटम, तो बॉन्ड लेंथ तो कम है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होने से बॉन्ड की जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आता है फाइनली वो आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। ये एक्चुअल में ऑर्डर है। तो ये एक्सेप्शन है, तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है आरपीएससी द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि जितने भी एक्सेप्शन है आरपीएससी कई बार
पूछती है। आरएस में पूछा जा चुका है, पहले आरएस जो प्री होते थे वहां पर सब्जेक्ट आता था, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट इसके फेवर में क्या है, देखिए मान लीजिए कि अगर ये ऑर्डर सही होता तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने से क्या होता है, वो बॉन्ड ही नहीं टूटता, बॉन्ड टूटता नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन लेता कैसे, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होगा, रिड्यूस कब होगा, रिड्यूस कैसे होगा कि ये फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना है F माइनस, इसको मैं हाफ कर देता हूँ। तो F माइनस बनाने के लिए पहले फ्लोरीन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है फ्लोरीन फ्लोरीन एटम के बीच में वो टूटना जरूरी है। तो यहाँ पर ये जो एक्सेप्शन की वजह से इसकी एनर्जी कम आ रही है, ये फेवर में पॉइंट है इसके, किसके फेवर में पॉइंट है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती तो ये आसानी से बॉन्ड ही नहीं टूटता, और आसानी से बॉन्ड नहीं टूटता तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो दो चीज़, तो एक तो डायरेक्ट पूछेगा कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, लिथियम, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फ्लोरीन। फिर वो पूछेगा फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके सपोर्ट में स्टेटमेंट क्या है, तो सपोर्ट में स्टेटमेंट क्या है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, दूसरा इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होती है। ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे दे रखा है मेटल अबव शी प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये सिंपल सा आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा कि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है या जो मेटल हाइड्रोजन से या शी से ऊपर आ रहे हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। हालांकि इस पे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन आई थिंक नहीं पूछा गया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट दे रखा है जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट दे रखा है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो इस पॉइंट में ये दे रखा है कि जो मेटल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसका ऑक्साइड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो मेटल कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसका ऑक्साइड इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरस ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर मर्क्यूरी का आप कह सकते हो, तो यहाँ पर Ag2O है, इसको जब आप गर्म करोगे तो ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी, और मर्क्यूरी ऑक्साइड को जब आप गर्म करोगे तो उसकी ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। उसका कारण क्या दे रखा है कि सिल्वर और मर्क्यूरी काफ़ी नीचे आ रहे हैं, मतलब काफ़ी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के जो ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारा रह गया था वो कंप्लीट कर लेते हैं हम। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड एंड रिवर्सिबल सेल। यहाँ पर ये दे रखा है कि सेल से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्या काम करती है, उसके क्या फॉर्मूले वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की, तो गिब्स फ्री एनर्जी को देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी को जी से हम बताते हैं, और अगर चेंज हमें बताना है तो हम डेल जी से बताते हैं। तो यहाँ रिलेशन क्या दे रखा है, डेल जी इक्वल्स टू माइनस NFE। ये रिलेशन हमने पहले भी पढ़ लिया था नर्स्ट इक्वेशन के टाइम, लेकिन यहाँ पर वापस हम पढ़ लेते हैं। डेल जी बराबर होता माइनस NFE, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर E बराबर सेल के लिए दे रखा है, E सेल का मतलब सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हम कहें तो यहाँ पर नॉट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल जी नॉट बराबर माइनस NFE नॉट सेल। तो अब आप चाहो तो माइनस डेल जी की साइड लगा लो, चाहो तो माइनस वहाँ लगा लो। अब इससे एक चीज़ क्या पता चली कि N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने काम में आ रहे हैं रिएक्शन में, F जो है फैराडे है। तो यहाँ पर एक चीज़ पता चल रही है कि जो डेल जी का साइन है वो साइन E के साइन से अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर E सेल पॉजिटिव है तो डेल जी नेगेटिव आएगा, और अगर E सेल नेगेटिव है तो डेल जी पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरा वर्क भी दे रखा है साथ के साथ। वर्क क्या दे रखा है, W बराबर माइनस डेल जी, ये हमने पढ़ रखा है, या ये कॉमन सा फॉर्मूला है कि जो वर्क होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी के एक्सपेंस पर होता है। तो W बराबर माइनस डेल जी, तो यहाँ पर माइनस डेल जी की अगर हम बात करें तो किसके बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस डेल जी दे रखा है तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आ जाएगा। W बराबर माइनस डेल जी दे रखा है, तो देखिए डेल जी बराबर माइनस NFE नॉट सेल, तो W बराबर माइनस डेल जी इक्वल्स टू प्लस NFE नॉट सेल, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है कि अगर हम प्रोसेस की बात करें
कि भाई प्रोसेस का मतलब सेल से रिलेटेड है, कि भाई सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रोसेस की हम बात करें तो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर डेल जी नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। वहीं पर अगर हम पोटेंशियल के सेंस में कहें तो जब भी मैंने आपको बताया था कि डेल जी का और ई का साइन अपोजिट चलता है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी अगर नेगेटिव है तो ई सेल क्या है, पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी, और अगर पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं है, दूसरी कंडीशन दे रही कि नेगेटिव है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी या प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब वो रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। तो स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है डेल जी नेगेटिव और ई पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन है डेल जी पॉजिटिव और ई नेगेटिव। और अगर मैं कहूँ साम्य की स्थिति है, तो साम्य की स्थिति में डेल जी भी जीरो होगा और ई भी जीरो होगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको ध्यान रखना है। जब साम्य स्थापित हो जाता है वहां पर ई जो है, ई सेल जो है, नॉट की बात नहीं कर रहा मैं, नॉट तो स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर यहाँ पर साम्य स्थापित हो गया है तो ई सेल की वैल्यू जीरो होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। किसकी कंडीशन में? इक्विलिब्रियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप फॉर्मूला निकालेंगे या नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे वहां पर भी ये चीज आ सकती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो ई की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, जीरो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है स्पॉन्टेनियस की कंडीशन। कि स्पॉन्टेनियस की कंडीशन के लिए डेल जी नेगेटिव और ई पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी पॉजिटिव और ई नेगेटिव, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरी कंडीशन हो गई, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दे रखा है चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या दे रखा है, डेल एस इक्वल्स टू एन एफ डेल ई बाई डेल टी पी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हायर लेवल में नेट गेट में इस पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आरपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछती, लेकिन सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी का भरोसा नहीं है, क्योंकि आरपीएससी ने थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। तो हम एक लेवल ज़्यादा ही तैयारी करें, कम हमें तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल एस इक्वल्स टू एन एफ डेल ई बाई डेल टी। अब ये जो डेल ई बाई डेल टी है इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जो डेल एस है, एस किसका नोटेशन है, एंट्रोपी का। तो डेल एस का मतलब चेंज इन एंट्रोपी को हम कैसे बता सकते हैं, एन एफ। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में जो काम आ रहे हैं, और एफ हो गया फैराडे, और डेल ई बाई डेल टी पी जो है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब देखिए डेल ई बाई डेल टी पी का मतलब क्या है, ये बता रहा है चेंज इन पोटेंशियल। किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए कोई सेल है और इसका कोई पोटेंशियल है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सेल के पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर डेल ई बाई डेल टी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी आ सकता है, और ये जीरो भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ गया तो सेल टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से अगर पोटेंशियल कम हो गया तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर चेंज करने से पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं हो रहा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डेल एस बराबर एन एफ डेल ई बाई डेल टी पी। तो ये हो गया डेल एस एंट्रोपी में चेंज। इसके बाद दे रखा है हीट ऑफ द सेल रिएक्शन, कि जो सेल रिएक्शन है उसकी हीट क्या होगी। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है Q बराबर एन एफ टी डेल ई बाई डेल टी पी। तो केवल डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला था उसको आपने टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, एन एफ टी डेल ई बाई डेल टी पी। तो ये भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, Q बराबर एन एफ टी डेल ई बाई डेल टी पी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट में दे रखा है चेंज इन एंथैल्पी। तो देखिए एंथैल्पी के लिए जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है उसको अगर हम चेंज करें या उसको हम सेल के फॉर्म में लिखें तो ये आपके इस तरह से आएगी, ई बराबर माइनस डेल एच अपॉन एन एफ प्लस टी डेल ई बाई डेल टी पी। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आरपीएससी पूछ सकती है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले बता दिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है, डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, और ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ये आपके काम आएगा और ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।